अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम बुक समरी का प्रस्तावना। ब्रह्मांड जैसा आपने पहले कभी नहीं देखा। क्या आपने कभी सितारों की तरफ देखा है और सोचा है कि असल में वहाँ क्या है? क्या होगा अगर आप समय, स्पेस और ब्लैक होल्स के रहस्यों को खोल सकें? स्टीफन हॉकिंग की अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम आपको बिग बैंग से लेकर ब्लैक होल्स के रहस्यों तक एक सफ़र पर ले जाती है। यह समझाती है कि ब्रह्मांड क्यों है, कैसे शुरू हुआ और कहाँ जा रहा है। भले ही आपको साइंस का ज़्यादा ज्ञान न हो, ये किताब सब कुछ बहुत ही आसान बना देती है। इसमें आपको मिलेंगे दिमाग हिला देने वाले तथ्य, समय, ग्रेविटी और हकीकत के असली ढांचे के बारे में। यह वीडियो सब कुछ बहुत ही सरल तरीके से समझाता है। अंत तक देखें और आप ब्रह्मांड को अब पहले जैसी नज़र से नहीं देख पाएंगे। दिस वीडियो इंक्लूडिंग इट्स ऑडियो एंड स्क्रिप्ट इज प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट। अनऑथराइज्ड रिप्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और पायरेसी इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड एंड मे रिजल्ट इन लीगल एक्शन। यह वीडियो, इसका ऑडियो और इसकी स्क्रिप्ट कॉपीराइट द्वारा संरक्षित है। बिना अनुमति के इनका पुनरुत्पादन, वितरण या पायरेट करना कड़ाई से मना है और इसके लिए कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। साइंस हिंदी बुक समरी के तीसरा एपिसोड में हम स्टीफन हॉकिंग की किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पर चर्चा करेंगे, जो 1988 में प्रकाशित हुई थी। इस किताब का पूरा नाम है ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम फ्रॉम द बिग बैंग टू ब्लैक होल्स, मतलब समय का छोटा सा इतिहास, बिग बैंग से ब्लैक होल्स तक। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम बुक समरी का पहला अध्याय। कैसे सिद्धांत भविष्यवाणी करते हैं। सिद्धांत हमारी मदद करते हैं दुनिया को समझने में और भविष्य का अंदाजा लगाने में। आप शायद ग्रेविटी या रिलेटिविटी जैसे सिद्धांतों के बारे में सुने होंगे, लेकिन असल में सिद्धांत होता क्या है? एक सिद्धांत एक ऐसा मॉडल है जो कई ऑब्जर्वेशंस को समझाता है। वैज्ञानिक दुनिया का अध्ययन करते हैं, डेटा इकट्ठा करते हैं और इन्हें इस्तेमाल करके सिद्धांत बनाते हैं। ये सिद्धांत बताते हैं कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। उदाहरण के लिए आइजैक न्यूटन ने देखा सेब गिरते हैं और ग्रह चलते हैं। उन्होंने इस जानकारी का इस्तेमाल किया ग्रेविटी के सिद्धांत को विकसित करने में। सिद्धांतों के दो मुख्य फायदे होते हैं। सबसे पहले, ये भविष्य की घटनाओं का अंदाज़ा लगाने में मदद करते हैं। न्यूटन के ग्रेविटी सिद्धांत से वैज्ञानिक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ग्रह कैसे चलते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि 6 महीनों में मार्स कहाँ होगा, तो ग्रेविटी सिद्धांत बता सकता है। दूसरा, सिद्धांतों को गलत साबित भी किया जा सकता है। अगर नया एविडेंस फिट नहीं बैठता तो वैज्ञानिक सिद्धांत को बदल देते हैं या नया सिद्धांत अपना लेते हैं। बहुत पहले लोग मानते थे कि स्पेस में सब कुछ अर्थ के चारों ओर घूमता है, लेकिन गैलीलियो ने देखा कि जुपिटर के चारों ओर मून्स घूमते हैं। इससे साबित हुआ कि सब कुछ अर्थ के चारों ओर नहीं चलता, क्योंकि एक ही ऑब्जर्वेशन एक सिद्धांत को गलत साबित कर सकती है। कोई भी सिद्धांत पूरी तरह से साबित नहीं हो सकता। विज्ञान हमेशा बदलता रहता है, जैसे जैसे नई डिस्कवरीज होती रहती हैं। इससे विज्ञान बन जाता है सीखने और सुधार की एक कंटिन्यूअस जर्नी। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम बुक समरी का दूसरा अध्याय। कैसे वस्तुएं असल में चलती हैं। 1600 के दशक में आइजैक न्यूटन ने हमारी मूवमेंट समझने के तरीके को बदल दिया। उससे पहले लोग मानते थे कि वस्तुएं अपने आप वहीं स्थिर रहती हैं जब तक कोई उन्हें हिलाता नहीं, लेकिन न्यूटन ने इस विचार को गलत साबित कर दिया। उन्होंने पाया कि ब्रह्मांड की हर चीज़ हमेशा चलती रहती है। ग्रह, तारे और यहाँ तक कि हमारा अर्थ भी लगातार मोशन में है। अर्थ सन के चारों ओर घूमता है और पूरा सोलर सिस्टम गैलेक्सी के चारों ओर चलता रहता है। कुछ भी कभी भी पूरी तरह से स्थिर नहीं रहता। मोशन को समझाने के लिए न्यूटन ने 3 लॉज बनाए। पहला कानून, इनर्शिया। वस्तुएं एक सीधी रेखा में चलते रहती है जब तक कोई उन्हें रोकता या उनके मोशन को बदलता नहीं। गैलीलियो ने इसे एक ढलान से गेंदें रोल करके दिखाया। बिना किसी दखल के वे एक सीधी लाइन में आगे बढ़ते रहते थे। दूसरा कानून, एक्सेलरेशन। किसी वस्तु की गति लागू की गई फोर्स के अनुसार बदलती है। ज़्यादा फोर्स लगाने से वस्तु तेज़ी से चलती है और भारी वस्तुओं को हिलने के लिए ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होती है।
उदाहरण के लिए एक भारी कार को तेजी पकड़ने में एक हल्की कार की तुलना में ज्यादा समय लगता है, भले ही उनका इंजन एक जैसा हो। तीसरा कानून ग्रेविटी, हर वस्तु हर दूसरी वस्तु पर उनके मास के आधार पर फोर्स लगाती है। जितनी बड़ी वस्तुएं होंगी उतना ही खींचाव ज्यादा होगा। अगर एक वस्तु का मास 2 गुना हो जाए तो फोर्स भी 2 गुना हो जाती है। अगर एक वस्तु 3 गुना हो जाए और दूसरी 2 गुना तो फोर्स 6 गुना बढ़ जाती है। न्यूटन के कानून बतलाते हैं कि सब कुछ कैसे चलता है, चाहे वो गिरते हुए सेब हों या घूमते ग्रह। उनकी खोजों ने विज्ञान को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अब ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम बुक समरी का तीसरा अध्याय। प्रकाश की गति हमेशा एक जैसी रहती है। प्रकाश की स्पीड कभी नहीं बदलती है। ये बात बताती है कि स्पीड हमेशा किसी और चीज के सापेक्ष नहीं मापी जाती है। न्यूटन के सिद्धांत में कहा गया था कि मोशन रिलेटिव होती है, मतलब किसी वस्तु की स्पीड दूसरी वस्तु की स्पीड पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए अगर आप एक ट्रेन में बैठते हैं जो 100 मील प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, तो आपकी स्पीड मापने वाले पर निर्भर करके अलग अलग निकल सकती है। बाहर से देखने वाले के लिए आप 100 मील प्रति घंटा की स्पीड से चल रहे हैं, लेकिन आपके हाथ में रखी किताब के हिसाब से आप बिल्कुल ही स्टेशनरी हैं। ये आइडिया तब तक सही चलती रही जब तक वैज्ञानिकों ने लाइट का अध्ययन नहीं किया। बाकी चीजों से अलग लाइट की स्पीड हमेशा एक जैसी रहती है, 1,66,000 मील प्रति सेकंड। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप या कोई और कितनी जल्दी मूव कर रहा है। अगर कोई ट्रेन 100 मील प्रति घंटा की रफ्तार से लाइट बीम की ओर बढ़े, तब भी लाइट की स्पीड 1,66,000 मील प्रति सेकंड ही रहती है। और अगर ट्रेन रुक जाती है तो भी लाइट की स्पीड में कोई बदलाव नहीं आता। ये न्यूटन के सिद्धांत के लिए बड़ी समस्या बन गई। अगर मोशन हमेशा रिलेटिव है तो लाइट की स्पीड कांस्टेंट कैसे रह सकती है? इसका जवाब अर्ली 20th सेंचुरी में आया। एल्बर्ट आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने समझाया कि टाइम और स्पेस स्पीड के हिसाब से बदल जाते हैं। इस डिस्कवरी ने हमारे यूनिवर्स को समझने का तरीका हमेशा के लिए बदल दिया। अब ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम बुक समरी का चौथी अध्याय। समय निश्चित नहीं है। रिलेटिविटी के सिद्धांत के मुताबिक समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। ये इस बात पर निर्भर करता है कि कोई कितनी तेजी से चल रहा है। आइजक न्यूटन मानते थे कि समय हर किसी के लिए एक जैसा होता है, लेकिन वैज्ञानिकों को एक समस्या मिली। चाहे कोई कितनी भी तेजी से क्यों ना चल रहा हो, प्रकाश की स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहती है। न्यूटन के विचार इसे समझा नहीं सके, इसलिए उन्हें एक नया सिद्धांत चाहिए था। अल्बर्ट आइंस्टीन ने रिलेटिविटी के सिद्धांत से इस समस्या का हल निकाला। उन्होंने कहा कि विज्ञान के नियम सभी चलते हुए ऑब्जर्वर्स के लिए एक जैसे होते हैं। इसका मतलब ये है कि चाहे कोई कितनी भी तेजी से चले, वे हमेशा प्रकाश की स्पीड को एक जैसा मापेंगे। इस विचार का एक हैरान कर देने वाला असर होता है। इसका मतलब ये है कि समय अलग अलग ऑब्जर्वर्स के लिए अलग होता है। 2 लोग अलग अलग स्पीड से चलते हुए इस बात पर सहमत नहीं होंगे कि कोई घटना कब हुई। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि समय डिस्टेंस और स्पीड पर निर्भर करता है। चूंकि प्रकाश की स्पीड हमेशा एक जैसी रहती है, लेकिन डिस्टेंसेस बदलती रहती हैं, इसलिए समय भी बदल जाता है। उदाहरण के लिए कल्पना कीजिए कि एक फ्लैश ऑफ लाइट भेजा गया। एक व्यक्ति उसकी तरफ बढ़ता है और दूसरा उससे दूर तेजी से चलता है। भले ही वे अलग अलग तरीके से चल रहे हों, दोनों को प्रकाश की स्पीड एक जैसी दिखाई देगी, लेकिन वे इस बात पर सहमत नहीं होंगे कि फ्लैश कब हुआ। उनकी क्लॉक्स अलग अलग समय दिखाएंगी। तो कौन सही है? जवाब ये है कि कोई भी सही नहीं। दोनों अपनी अपनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सही हैं। समय एब्सोल्यूट नहीं है, यह हर ऑब्जर्वर के मोशन के हिसाब से रिलेटिव है। आइंस्टाइन के सिद्धांत ने हमारे टाइम और स्पेस को समझने के तरीके को बदल दिया। इसने दिखाया कि समय फ्लेक्सिबल है और यह स्पीड पर निर्भर करता है। ये विचार कई बार साबित हो चुका है और आधुनिक विज्ञान में, जैसे कि जीपीएस टेक्नोलॉजी में, इसका इस्तेमाल होता है। रिलेटिविटी का सिद्धांत हमें ब्रह्मांड को एक नए नजरिए से देखने में मदद करता है। अब ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम बुक समरी का 5वां अध्याय। क्वांटम मिस्ट्री समझाया गया।
वैज्ञानिक इलेक्ट्रॉन्स या फोटॉन्स जैसी बहुत छोटी पार्टिकल्स को बिल्कुल सही तरीके से माप नहीं सकते हैं। इसके बदले में वे कुछ ऐसा इस्तेमाल करते हैं जिसे क्वांटम स्टेट कहते हैं, ताकि ये पार्टिकल्स कैसे बिहेव करते हैं इसका अंदाज़ा लगा सकें। हमारे चारों ओर की हर चीज़ पार्टिकल्स से बनी हुई है। वैज्ञानिक इनकी पोजीशन और स्पीड मापना चाहते हैं ताकि यूनिवर्स को और अच्छे से समझ सकें। लेकिन एक समस्या है, जितना सटीक हम किसी पार्टिकल की पोजीशन मापने की कोशिश करते हैं उतनी ही इसकी स्पीड में अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है। और अगर हम स्पीड को सही से मापने पर ध्यान दें तो पार्टिकल की सही पोजीशन धुंधली हो जाती है। इस अजीब व्यवहार को अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं और ये 1920 के दशक में खोजा गया था। इस प्रिंसिपल की वजह से वैज्ञानिकों को पार्टिकल्स का अध्ययन करने का नया तरीका चाहिए था। सटीक पोजीशंस या स्पीड्स ढूंढने की बजाय वे क्वांटम स्टेट का अध्ययन करते हैं। ये क्वांटम स्टेट एक साथ किसी पार्टिकल की सभी संभावित पोजीशंस और स्पीड्स को दर्शाता है। चूंकि वैज्ञानिक किसी पार्टिकल की सटीक लोकेशन पता नहीं कर सकते हैं, इसलिए वे सबसे संभावित पोजीशंस और स्पीड्स का अध्ययन करते हैं। इसके लिए वे पार्टिकल्स को छोटे डॉट्स की जगह वेव्स की तरह समझते हैं। एक वेव में पीक्स और डिप्स होते हैं, जैसे पानी में उठती गिरती लहरें या एक वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। जब हम सोचते हैं कि एक स्ट्रिंग ऊपर नीचे चल रही है तो वो आर्क्स एंड ट्रॉफ्स बना देती है। पार्टिकल्स भी ऐसा ही करते हैं, लेकिन उनमें कई ओवरलैपिंग वेव्स एक साथ होती हैं। इन वेव्स को देखकर वैज्ञानिक अनुमान लगा सकते हैं कि किसी पार्टिकल के होने की सबसे ज़्यादा संभावना कहाँ है। सबसे संभावित पोजीशंस वहीं होती हैं जहां वेव्स जोरदार तरीके से मिलती है, जबकि कम संभावित पोजीशंस वहीं होती हैं जहां वेव्स एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं। इस प्रभाव को इंटरफेरेंस कहते हैं और ये वैज्ञानिकों को पार्टिकल की मूवमेंट समझने में मदद करता है। क्वांटम मैकेनिक्स के कारण अब हमें पता चला है कि पार्टिकल्स अनप्रेडिक्टेबल लेकिन मज़ेदार तरीके से बिहेव करते हैं। क्वांटम स्टेट्स का अध्ययन करने से वैज्ञानिक ब्रह्मांड के टाइनी बिल्डिंग ब्लॉक्स के रहस्यों को खोल सकते हैं। अब ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम बुक समरी का 6ठा अध्याय, गुरुत्वाकर्षण का छुपा राज। गुरुत्वाकर्षण सिर्फ चीज़ों को नीचे की ओर खींचने वाला बल नहीं है। असल में ये तब होता है क्योंकि भारी वस्तुएं पूरे ब्रह्मांड को ही मोड़ देती हैं। 4 आयाम। जब आप चारों ओर देखते हैं तो आपको 3 आयाम नजर आते हैं, ऊंचाई, चौड़ाई और गहराई। लेकिन एक चौथा आयाम भी है, समय। इन चारों को मिलाकर वैज्ञानिक स्पेस टाइम बनाते हैं। इसी से हम ब्रह्मांड में घटनाएं कहाँ और कब होती हैं समझते हैं। गुरुत्वाकर्षण कैसे काम करता है? भारी वस्तुएं जैसे कि सन स्पेस टाइम को कर्व कर देती है। कल्पना कीजिए एक फैला हुआ कंबल। अगर आप बीच में एक भारी वस्तु जैसे कि बोलिंग बॉल रख दें तो कंबल नीचे की ओर डूब जाता है। यही है कि सन स्पेस टाइम को कैसे मोड़ता है। अब अगर आप एक छोटी गेंद जैसे कि मार्बल को उस डिप के पास रोल करें तो वह उसी कर्व का अनुसरण करती है। बस यही वजह है कि ग्रह सन के चारों ओर ऑर्बिट करते हैं। वे सन के मास से बने हुए कर्व्ड स्पेस टाइम के अलोंग चलते हैं। इसका महत्व क्यों है? आइंस्टाइन की थियोरी ऑफ रिलेटिविटी ने हमारे गुरुत्वाकर्षण को देखने का तरीका बदल दिया। सिर्फ खींचने के बजाय गुरुत्वाकर्षण स्पेस टाइम को मोड़ता है। इससे समझ आता है कि ग्रह ऑर्बिट में क्यों रहते हैं और लाइट सितारों के चारों ओर क्यों मुड़ जाती है। तो अगली बार जब आप कुछ गिराएं, याद रखें यह सिर्फ गिरना नहीं है, बल्कि यह स्पेस टाइम की कर्व्स का अनुसरण कर रहा होता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे अर्थ सन के चारों ओर घूमता है। अब ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम बुक समरी का 7वां अध्याय, ब्लैक होल्स का रहस्य। जब एक विशाल तारा मर जाता है तब वह कुछ अविश्वसनीय में बदल जाता है, एक ब्लैक होल। तारे अपनी चमक देने के लिए एनर्जी जलाते हैं, लेकिन ये एनर्जी हमेशा कायम नहीं रहती। जैसे ही एनर्जी खत्म होती है तारा कोलैप्स हो जाता है। आगे क्या होगा ये तारे के आकार पर निर्भर करता है। बहुत बड़े तारों के लिए नतीजा होता है एक ब्लैक होल। इन तारों में बहुत ज़ोरदार ग्रेविटी होती है जो उन्हें उनके जीवित रहते हुए स्थिर रखती है, लेकिन जब इनकी एनर्जी खत्म हो जाती है ग्रेविटी सब कुछ अंदर की ओर खींच लेती है। तारा कोलैप्स होकर एक एकल अत्यंत घना बिंदु बन जाता है जिसे सिंगुलरिटी कहते हैं, और यहीं से बनता है ब्लैक होल। एक ब्लैक होल में इतनी ताकतवर ग्रेविटी होती है कि वो स्पेस टाइम को ही मोड़ देती है।
ये आसपास की हर चीज को, यहाँ तक कि लाइट को भी अपने अंदर खींच लेती है। वह बिंदु जिसके पार से कुछ भी बाहर नहीं निकल सकता, उसे इवेंट होराइजन कहते हैं। जो भी इस सीमा को पार कर जाता है वह हमेशा के लिए चला जाता है, यहाँ तक कि ब्रह्मांड की सबसे तेज चीज लाइट भी। लेकिन अगर ब्लैक होल लाइट और मैटर को फंसाते हैं तो हमें कैसे पता चलता है कि वे मौजूद हैं? वैज्ञानिक इनके प्रभावों का अध्ययन करके इन्हें ढूंढते हैं। वे उन तारों को देखते हैं जो अदृश्य भारी वस्तुओं के चारों ओर ऑर्बिट करते हैं। वे एक्सरेज और अन्य सिग्नल्स की भी खोज करते हैं जो मैटर के ब्लैक होल में खींचे जाने और टुकड़ों टुकड़ों में बिखर जाने से निकलते हैं। सबसे बड़ा सुराग हमारे गैलेक्सी के केंद्र में मिलता है। वहाँ वैज्ञानिकों ने मजबूत रेडियो और इंफ्रारेड सिग्नल्स पाई हैं जो एक सुपर मैसिव ब्लैक होल की मौजूदगी का संकेत देते हैं। ये खोजें हमें इन रहस्यमयी वस्तुओं और ब्रह्मांड में उनकी भूमिका को समझने में मदद करती है। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम बुक समरी का 8वां अध्याय। ब्लैक होल्स भी मर सकते हैं। ब्लैक होल्स ब्रह्मांड में पाए जाने वाले रहस्यमयी ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी ग्रेविटी इतनी जबरदस्त है कि लाइट भी उनसे बाहर नहीं निकल सकती। आप सोच सकते हैं कि ब्लैक होल से कुछ भी बाहर नहीं आ सकता, लेकिन ऐसा नहीं है। हैरानी की बात यह है कि ब्लैक होल रेडिएशन भी छोड़ते हैं जो उन्हें इवेपोरेशन नामक प्रक्रिया से नष्ट कर सकती है। इसका कारण थर्मोडायनामिक्स के दूसरे नियम में छिपा हुआ है। यह नियम कहता है कि एंट्रोपी यानी अव्यवस्था हमेशा बढ़ती रहती है। जैसे जैसे एंट्रोपी बढ़ती है वैसे वैसे टेम्परेचर भी बढ़ता है। सोचिए, जैसे आग में तपे हुए मेटल रॉड की लाल लाल चमक, वही हीट रेडिएशन है जो बढ़ती हुई एंट्रोपी के कारण होती है। ब्लैक होल ब्रह्मांड से अव्यवस्थित एनर्जी को खींच लेते हैं जिससे उनकी एंट्रोपी और बढ़ जाती है। दूसरे नियम का पालन करने के लिए उन्हें हीट निकालनी पड़ती है। लेकिन अगर ब्लैक होल से लाइट भी बाहर नहीं निकल सकती तो ये हीट निकलना कैसे मुमकिन है? जवाब वर्चुअल पार्टिकल्स के माध्यम से निकलता है। वर्चुअल पार्टिकल्स बहुत छोटे पार्टिकल्स और उनके एंटी पार्टिकल्स के जोड़े होते हैं जो ब्लैक होल के किनारे यानी इवेंट होराइजन के पास प्रकट होते हैं। एक पार्टिकल के पास पॉजिटिव एनर्जी होती है जबकि दूसरे के पास नेगेटिव एनर्जी। ब्लैक होल की ज़बरदस्त ग्रेविटी नेगेटिव एनर्जी वाले पार्टिकल को अंदर खींच लेती है और जब ऐसा होता है तो पॉजिटिव एनर्जी वाला पार्टिकल रेडिएशन के रूप में अंतरिक्ष में निकल जाता है। इस रेडिएशन को हॉकिंग रेडिएशन कहते हैं जिसका नाम फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंग के नाम पर रखा गया है। यह प्रक्रिया ब्लैक होल्स को थर्मोडायनामिक्स के नियमों का पालन करने देती है क्योंकि वे हीट इमिट करते हैं। ब्लैक होल में गिरने वाले नेगेटिव पार्टिकल्स उसके मास को कम कर देते हैं। समय के साथ यह ब्लैक होल को छोटा कर देता है और आखिरकार उसके इवापोरेशन और मृत्यु की ओर ले जाता है। अगर ब्लैक होल काफ़ी छोटा हो जाए तो वह एक ज़बरदस्त विस्फोट में फट सकता है और इतनी ऊर्जा छोड़ सकता है जितनी कि मिलियंस ऑफ हाइड्रोजन बॉम्ब्स की। सो ब्लैक होल सिर्फ ब्रह्मांडीय वैक्यूम्स नहीं हैं जो हमेशा के लिए सब कुछ निगलते रहते हैं। वे ऊर्जा भी छोड़ सकते हैं और आखिर में एक शानदार विस्फोट में गायब हो जाते हैं। यहाँ तक कि ब्रह्मांड के सबसे अंधेरे कोने भी गायब होने से पहले दमकते हैं। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम बुक समरी का 9वां अध्याय। समय क्या केवल आगे चलता है? क्या समय पीछे की ओर भी जा सकता है? हमें पूरा यकीन नहीं है, लेकिन कई संकेत बताते हैं कि समय बस आगे ही बढ़ता है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां समय उल्टा चलता हो। घड़ियां उल्टा टिक टिक करती और इतिहास अपने आप ही पलट जाता। वैज्ञानिकों ने इसे पूरी तरह से खारिज नहीं किया है, लेकिन 3 मजबूत सुराग हैं जो बताते हैं कि समय हमेशा आगे ही बढ़ता है। पहला सुराग है थर्मोडायनामिक एरो ऑफ टाइम। थर्मोडायनामिक्स के दूसरे नियम के मुताबिक एंट्रोपी यानी अव्यवस्था हमेशा बढ़ती रहती है। सोचिए, अगर एक कप मेज से गिर जाए और टुकड़ों में टूट जाए तो वो टुकड़े खुद ब खुद कभी फिर से नहीं जुड़ते। यही दर्शाता है कि समय एक ही दिशा में आगे बढ़ता है। दूसरा सुराग है साइकोलॉजिकल एरो ऑफ टाइम। ये बताता है कि हम अतीत को याद तो रखते हैं लेकिन भविष्य को नहीं। अगर आप एक कप गिरा दें तो आप याद रखेंगे कि वो पहले मेज पर था, लेकिन गिरने से पहले आप ये नहीं बता सकते कि वो कहाँ गिरेगा। हमारी यादें हमेशा एक ही दिशा में काम करती हैं। तीसरा सुराग है कॉस्मोलॉजिकल एरो ऑफ टाइम। ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है
और जैसे जैसे ये फैलता है एंट्रोपी बढ़ती जाती है। अगर कभी ब्रह्मांड सिकुड़ना शुरू हो जाए तो शायद समय उल्टा चल सके, लेकिन हमें इसका पता भी नहीं चलेगा। हमारी जिंदगी खाने को एनर्जी में बदलने के लिए एंट्रोपी पर निर्भर करती है। अगर एंट्रोपी बढ़ना बंद हो जाए तो बुद्धिमान जीवन का कोई अस्तित्व नहीं रह सकता। इसलिए जब तक हम यहाँ हैं, समय हमेशा आगे ही बढ़ता दिखता है। संक्षेप में ये 3 एरो ऑफ टाइम, थर्मोडायनामिक, साइकोलॉजिकल और कॉस्मोलॉजिकल, मजबूती से संकेत देते हैं कि समय केवल एक ही दिशा में चलता है। हालांकि हम इसे पूरी तरह से साबित नहीं कर सकते, लेकिन हर चीज जो हम देखते हैं वो यही दर्शाती है कि समय हमेशा आगे ही बढ़ता है। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम बुक समरी का 10वां अध्याय, द 3 हिडन फोर्सेस। अधिकतर लोग गुरुत्वाकर्षण के बारे में जानते हैं, वह फोर्स जो हमें जमीन की ओर खींचती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड में 3 और बुनियादी फोर्सेस भी हैं? ये फोर्सेस सबसे छोटे पार्टिकल्स पर काम करती हैं और हमारे चारों ओर सब कुछ को आकार देती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, यह फोर्स हमारे चारों ओर मौजूद है। यह मैग्नेट्स को मेटल से चिपकने में मदद करती है और आपके फ़ोन को चार्ज करने में भी काम आती है। यह किसी भी ऐसी चीज़ पर असर डालती है जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज हो, जैसे इलेक्ट्रॉन्स। गुरुत्वाकर्षण के विपरीत यह पुल भी कर सकती है और पुश भी। विपरीत चार्जेस एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जबकि समान चार्जेस दूर धकेलते हैं। यह फोर्स गुरुत्वाकर्षण से काफ़ी मजबूत है और एटम के न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिट में रखने के लिए जिम्मेदार है। वीक न्यूक्लियर फोर्स, यह फोर्स रेडियो एक्टिविटी के लिए जिम्मेदार है। यह एटम्स के अंदर के छोटे छोटे पार्टिकल्स पर काम करती है। इसे वीक कहा जाता है क्योंकि यह केवल बहुत छोटी दूरी पर ही काम करती है, लेकिन हाई एनर्जी लेवल्स पर यह मजबूत हो जाती है, यहाँ तक कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बराबर भी। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, यह सभी में सबसे मजबूत है। ये एटम्स के न्यूक्लियस को एक साथ बांध कर रखती है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को जोड़कर। यह इन पार्टिकल्स के अंदर के और भी छोटे क्वार्क्स को भी स्थिर रखती है। अन्य फोर्सेस के विपरीत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हाई एनर्जी लेवल्स पर कमज़ोर हो जाती है। एक अत्यधिक हाई एनर्जी पर, जिसे ग्रैंड यूनिफिकेशन एनर्जी कहते हैं, ये तीनों फोर्सेस यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वीक और स्ट्रॉन्ग, सबकी ताकत बराबर हो जाती है। वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्रह्मांड की शुरुआत में ये फोर्सेस शायद एक ही फोर्स थीं। इन फोर्सेस को समझना हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति और सबसे छोटे स्तर पर सब कुछ कैसे काम करता है, यह जानने में मदद करता है। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम बुक समरी का 11वां अध्याय, ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई। वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्रह्मांड की शुरुआत बिग बैंग से हुई, लेकिन उन्हें पूरा यकीन नहीं है कि असल में ऐसा कैसे हुआ। ज्यादातर का मानना है कि उसी पल समय की शुरुआत हुई जब ब्रह्मांड एक अनंत छोटे और घने बिंदु से तेजी से फैलने लगा। और आज भी ब्रह्मांड लगातार बढ़ रहा है। सबसे ज्यादा स्वीकार्य विचार है हॉट बिग बैंग मॉडल। इसमें कहा गया है कि ब्रह्मांड एक अत्यंत गर्म और छोटे बिंदु से शुरू हुआ, फिर यह फैलने लगा और जैसे जैसे बढ़ा यह ठंडा होने लगा। पहले कुछ घंटों में जो मूल तत्व हम आज देखते हैं, जैसे हाइड्रोजन और हीलियम, वे बन गए। जैसे जैसे समय बीता, गुरुत्वाकर्षण ने इस पदार्थ को एक साथ खींचा। ये घने क्षेत्र घूमने लगे और मिलकर गैलेक्सीज बनाए। इन गैलेक्सीज के अंदर गैस के बादल आपस में मिल गए और न्यूक्लियर फ्यूजन से पहले तारे बने। जब ये तारे विशाल विस्फोटों में मर गए तो उन्होंने अंतरिक्ष में नए तत्व फैलाए। ये तत्व बाद में नए तारे और ग्रह बनाए, जिसमें आज हमारा ग्रह भी शामिल है। एक और सिद्धांत है इन्फ्लेशनरी मॉडल। इसमें कहा गया है कि प्रारंभिक ब्रह्मांड में प्रकृति की सभी शक्तियां यानी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक जैसी थीं। जैसे जैसे ब्रह्मांड फैलता गया, ये शक्तियां अलग अलग हो गईं और भारी मात्रा में ऊर्जा जारी हुई। इसी से ब्रह्मांड और भी तेजी से फैलने लगा। वैज्ञानिक अभी भी यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बिग बैंग कैसे और क्यों हुआ, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि आज जो कुछ भी हम देखते हैं वह उसी एक शक्तिशाली पल से निकला है। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम बुक समरी का 12वां अध्याय, फिजिक्स का सबसे बड़ा रहस्य। वैज्ञानिकों के पास ब्रह्मांड को समझाने के लिए 2 बड़े सिद्धांत हैं।
एक है जनरल रिलेटिविटी, जो ग्रेविटी और बड़े ऑब्जेक्ट्स जैसे प्लैनेट्स और स्टार्स के व्यवहार को समझाता है। दूसरा है क्वांटम फिजिक्स, जो एटम से भी छोटे पार्टिकल्स को डिस्क्राइब करता है। दोनों सिद्धांत अपने आप में तो अच्छे से काम करते हैं, लेकिन एक साथ फिट नहीं होते। यह फिजिक्स में एक बड़ी समस्या है। एक वजह यह है कि क्वांटम फिजिक्स अक्सर ऐसे जवाब देती है जो असंभव लगते हैं। उदाहरण के तौर पर इसके इक्वेशंस कभी-कभी इन्फिनिट स्पेस टाइम कर्व्स प्रेडिक्ट कर देती हैं, जो असल ऑब्जर्वेशन से मेल नहीं खाती। इसे ठीक करने के लिए वैज्ञानिक नए टर्म्स जोड़ते हैं ताकि इन इन्फिनिटीज को कैंसिल किया जा सके, लेकिन इससे प्रेडिक्शंस अनरिलायबल हो जाती हैं। एक और समस्या है खाली स्पेस के बारे में। क्वांटम फिजिक्स कहती है कि स्पेस वर्चुअल पार्टिकल्स और उनके ऑपोजिट्स एंटी पार्टिकल्स से भरा हुआ है। ये पेयर्स अचानक प्रकट होते हैं और गायब भी हो जाते हैं। लेकिन अगर स्पेस सच में इन्हें लेकर भरा होता तो इनकी कुल एनर्जी इन्फिनिट हो जाती। आइंस्टाइन के इक्वेशन यानी E=mc² के हिसाब से इन्फिनिट एनर्जी मतलब इन्फिनिट मास होता है। इससे पूरा ब्रह्मांड एक ब्लैक होल में कोलैप्स हो जाता, जो क्लियरली नहीं हुआ। चूंकि ये दोनों सिद्धांत एक साथ फिट नहीं होते, वैज्ञानिक एक सिंगल थियरी ऑफ एवरीथिंग नहीं बना पाते। वे इन्हें यूनाइट करने के तरीके की तलाश में लगे रहते हैं, लेकिन अब तक किसी को भी इसका जवाब नहीं मिला। यही रहस्य आज भी अनसुलझा हुआ है। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम बुक समरी का निष्कर्ष। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आज हमने फिजिक्स के बारे में बात की। हमने कठिन विचारों को आसान सरल बातों में समझा। हमने जाना कि फिजिक्स सिर्फ मुश्किल गणित और लंबी इक्वेशंस नहीं है। इसमें ऐसे नियम हैं जिन्हें हम सब आसानी से समझ सकते हैं। कई लोग सोचते हैं कि फिजिक्स बहुत जटिल है, क्योंकि इतने सारे नंबर और सिंबल्स देखकर मन कहीं खो सा जाता है। लेकिन इस वीडियो ने दिखा दिया कि आपको एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस मूल विचार समझने होते हैं। हमने देखा कि फिजिक्स हमारे संसार को समझाने में मदद करता है। फिजिक्स के नियम हमें ब्रह्मांड को एक नई रोशनी में देखने का मौका देते हैं। वीडियो ने याद दिलाया कि फिजिक्स एक पहेली की तरह है। हर नियम एक टुकड़ा है और जब आप इन टुकड़ों को जोड़ते हैं तो एक पूरा चित्र सामने आ जाता है, जो बताता है कि प्रकृति कैसे काम करती है। सरल नियम भी बड़ी सोच को जन्म दे सकते हैं। वे बताते हैं कि तारे क्यों चमकते हैं और चीज़ें क्यों गिरती हैं। हमें उम्मीद है कि आप इस वीडियो से प्रेरित महसूस कर रहे हैं। जटिलता से डरिए मत, सीखने की इस खूबसूरत यात्रा का आनंद उठाइए। हर नियम जो आप सीखते हैं दुनिया को समझने का एक कदम है और आपकी जिज्ञासा सच में बदलाव ला सकती है। याद रखिए, आप ब्रह्मांड की खोज भी कर सकते हैं। सीखने का सफ़र मज़ेदार है और आश्चर्यों से भरा हुआ है। हम आपके हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद करते हैं। कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। डिस्क्लेमर: इस सामग्री की कोई भी डिजिटल प्रति जिसे पायरेसी या बिना अनुमति डाउनलोड करके साझा किया जाता है या किसी ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जाता है, उसे कॉपीराइट कानून के अनुसार स्पष्ट अपराध माना जाएगा। पायरेसी एक गंभीर अपराध है और इसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा कॉपीराइट उल्लंघन के कारण आपके YouTube चैनल या पेज पर स्ट्राइक लगाया जा सकता है, यहाँ तक कि उसे डिलीट भी कर दिया जा सकता है। अतः कृपया पायरेसी न करें और पायरेसी का समर्थन न करें। यह सामग्री उल्लिखित पुस्तक के संदर्भ स्रोत पर आधारित है। हालांकि इसमें मानवीय या यांत्रिक त्रुटियों के कारण कुछ अनचाही गलतियां या असंगतताएं हो सकती हैं। यदि आप कोई गलती या असंगति पाते हैं तो कृपया हमें क्षमा करें और टिप्पणी यानी कमेंट या फिर संदेश यानी मैसेज के माध्यम से सूचित करें। यदि आपको इस पुस्तक का सारांश यानी बुक समरी की सामग्री पसंद आता है और आप पुस्तक का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो कृपया ऑनलाइन या ऑफलाइन किताब की दुकान से इस पुस्तक को खरीदकर पढ़ने का प्रयास करें।